नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव का विश्लेषण। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के विश्लेषण के अंतर्गत आज का जो विषय है, विवाह विलंब के ऐसे 15 ज्योतिषीय कारण जिनको आप जानकर ये समझ सकते हैं कि आपके सामने जो जन्म पत्रिका रखी हुई है, चाहे वह आपकी है या फिर आपके किसी परिचित की है, उस जन्म पत्रिका में विवाह में देरी होगी अथवा नहीं होगी, और अगर देरी है तो किन ग्रहों के कारण है। साथ ही साथ जन्म कुंडली का भी यहाँ पर एक विश्लेषण किया जाएगा, जिससे आपको ये सूत्र समझ में आ सके और देख सकें कि जन्म कुंडली में कैसे ये सूत्र अप्लाई होते हैं, कैसे ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को। जन्म पत्रिका में जब भी हम सप्तम भाव की चर्चा करेंगे, जब भी विवाह की चर्चा करेंगे, जब भी स्त्री के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, किसी की पत्नी के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, हम सप्तम भाव की चर्चा करेंगे। सप्तम भाव, सप्तम भाव जो नए दर्शक हैं उनके लिए मैं एक बार बता देता हूं कि जन्म कुंडली में इस भाव को पहला भाव या लग्न भाव कहते हैं, और इससे ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव या घर भी कहा जाता है, ये छठा भाव या छठा घर, ये सातवां भाव या सातवां घर जिसकी आज हम विशेष चर्चा करेंगे, ये आठवां भाव, ये नवां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव और ये 12वां भाव। ये कालपुरुष की कुंडली का भी अगर हम देखें तो यही राशियों को हम ऐसे रखते हैं तो कालपुरुष की कुंडली बन जाती है। तो कालपुरुष की कुंडली के आधार पर भी चाहे वहां राशि कोई भी बैठी है, लेकिन माना जाता है कि जैसे यहाँ पर जो 7 नंबर लिखा है तो ये शुक्र का घर है और शुक्र इसके कारक होते हैं। सप्तम भाव के शुक्र कारक होते हैं। पुरुष कुंडली है तो विशेष रूप से यहाँ पर शुक्र कारक हैं। स्त्री कुंडली है तो बृहस्पति कारक होंगे। अब हम चर्चा करेंगे सप्तम भाव की। देखिए त्रिक भाव भी बता देता हूं आपको। जो छठा भाव है, आठवां भाव है और 12वां भाव है, ये कुंडली का त्रिक भाव होता है। त्रिक भाव जो सबसे ज्यादा समस्याएं देने वाला भाव है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप समस्याओं के नाम से घबरा जाएं, क्योंकि कहते हैं जहां संघर्ष है वहां सफलता है। जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे कैसे, और जितनी बार गिरोगे उतनी बार संभलने की एक नई ताकत आपके अंदर आएगी। कहते हैं 12th हाउस व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है। तो खर्चा आप तभी करोगे जब आपकी इनकम जनरेट होगी। बिना इनकम के क्या खर्च करोगे? तो इसलिए हर भाव के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये भाव बिल्कुल ही अशुद्ध है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव, लेकिन ये भाव कहीं ना कहीं आपकी गुप्त विद्याओं का, रिसर्च का भी भाव है। छठा भाव, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव, लेकिन ये कंपटीशन का भाव भी है। यहां से आप प्रतियोगिता देखते हो, चुनाव देखते हो, क्रिकेट देखते हो, ये ऐसा भाव है। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए आज हम जो मुख्य टॉपिक है उस पर आते हैं। जो हमारा विषय है कि वैवाहिक विलंब क्यों होता है। ऐसे 15 सूत्र हम आज जानेंगे और उसके बाद में एक लाइव कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे। तो जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी को, सभी तक जानकारी पहुंचाएं ताकि सभी को ज्योतिषीय ज्ञान हो सके। देखिए
विवाह की चर्चा कर रहे हैं तो अब यहाँ आप भावों को समझ चुके हैं, कौन सा भाव है क्या है। अब यहाँ देखिए ये सप्तम भाव है, अब हम इसी भाव को देखेंगे, सप्तम भाव है। तो सप्तम भाव और सप्तमेश, सप्तमेश अगर यहाँ पर जैसे अगर वृषभ लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर 8 नंबर आएगा, तो 8 का अर्थ है कि राशि, कौन सी राशि है ये? 8वीं राशि। 8वीं राशि का नाम क्या है? वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। कौन होता है? मंगल होता है। वृश्चिक का स्वामी मंगल। अब जो मंगल है वह कौन हो गया? वह सप्तम भाव की जो राशि है उसका मालिक हो गया। तो कहने का अर्थ है कि जो सप्तमेश है, जिसको हम सप्तमेश कहते हैं या लॉर्ड ऑफ सेवेंथ हाउस, वह मंगल हुआ। क्योंकि 8 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ हो इस खाने में तब भी मंगल होगा। ये आपको स्पष्ट होगा। चलिए आते हैं। तो पहला सूत्र हमारा कहता है कि सप्तम भाव और सप्तम भाव का जो सप्तमेश है, सप्तम भाव यानी कि सप्तमेश सप्तम भाव से, कहां से? सप्तम भाव से। अब ये सप्तम भाव है, अब सप्तम भाव से यदि छठे 8वें या 12वें में जाकर बैठ जाए, अब देखिए सप्तम भाव से बोला है, कहने का अर्थ क्या हुआ कि सप्तम भाव को हम लग्न मान लें एक तरह से। ये सप्तम भाव को हम लग्न के रूप में प्रेजेंट करें तो कहां पर बैठेगा? सप्तमेष। मानकर चलिए मैं यहाँ पर मेष लग्न की जन्म पत्रिका यहाँ पर करता हूं तो यहाँ नंबर आएगा 7। क्या आएगा? 7। अब 7 को लग्न मानिए आप, क्योंकि सप्तम भाव से कहां पर? 6 8 12 भाव में। तो ये 1 2 3 4 5 6, जो छठा भाव हो गया ये हो गया, जहां पर हम लिखेंगे 12, ये छठा भाव हो गया। 7 से ये छठा भाव हो गया। और 7 8 ये कौन सा हो गया? जो ये हो गया दूसरा भाव, जो आपका अष्टम भाव हो गया, 8वां भाव, जहां 2 नंबर लिखा हुआ है अष्टम भाव हो गया। कहां से? सप्तम से। और तीसरा भाव क्या हो गया? 8 9 10 11 12। तो ये जो भाव हो गया जहां 6 नंबर लिखा हुआ है ये 12वां भाव हो गया। यदि इस भाव के स्वामी जो कि शुक्र बनते हैं, मेष लग्न की कुंडली अगर हमने रखी तो ये शुक्र बनेंगे सप्तमेश। ये यदि छठे भाव कहां से? सप्तम से, यहां आकर बैठ जाएं या ये अष्टम में आकर बैठ जाएं, छठे सप्तम से अष्टम में, या फिर सप्तम से द्वादश में आकर बैठ जाएं, यहां पर बैठ जाएं, तब अधिकतर ऐसी स्थिति यदि बनती है तो ऐसी स्थिति में जातक के अथवा जातिका के विवाह में निश्चित रूप से विलंब देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ है कि यदि 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस या 2nd हाउस या 6th हाउस में बैठ जाए तो भी विवाह में विलंब आपको देखने को मिलेगा। सूत्र है हमारा ये पहला, इसको आप नोट कर लीजिए। अगले सूत्र की चर्चा करते हैं कि राहु और शुक्र ये लग्न भाव में बैठे। जैसे ये लग्न भाव है, यहां राहु बैठ गए, साथ ही इनके शुक्र भी बैठ गए, लग्न भाव में बैठे। और मंगल कहां पर बैठे? मंगल 7वें भाव में बैठे, तो विवाह में देरी की संभावना रहती है। ये स्थिति यदि किसी की जन्म पत्रिका में बन रही है तो निश्चित रूप से विवाह में देरी का कारण यही है। ये राहु शुक्र की युति और लग्न में, और इनकी दृष्टि सप्तम में, और सप्तम में खुद पाप ग्रह मंगल, तो यहां पर ये जो स्थिति है विवाह में देरी की स्थिति बनती है। ये सूत्र हमने 2 नंबर का देखा, अब हम बढ़ेंगे सूत्र नंबर 3 की तरफ। सूत्र 3 देखेंगे। देखिए लग्न 7वें भाव, लग्न तो ये हो गई, 7वां भाव ये भाव हो गया, और सप्तमेश और शुक्र, लग्न फिर से सुनिए, लग्न 7वां भाव, सप्तम भाव के अधिपति, और शुक्र, ये 4 ग्रह, 4 पॉइंट हो गए हमारे पास में। एक तो लग्न को देखिए, सप्तम भाव को देखिए, सप्तम भाव के मालिक को देखिए, और किसको देखिए? शुक्र को देखिए। तो ये यदि ये स्थिति बने किस में? स्थिर राशि में। स्थिर राशि कौन सी हो गई? जैसे कि 2 नंबर की राशि हो, 8 यहां हो गया, 5 यहां हो गया, और 11 यहां हो गया। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा
कि जब भी केंद्र भाव में अगर चर राशि बैठी हुई है तो सारी केंद्र भाव की राशियां चर होंगी। केंद्र भाव में स्थिर राशि बैठी हुई है तो सारी केंद्र भाव की राशियां स्थिर राशियां होंगी, और केंद्र भाव में यदि द्वैस्वभाव राशि बैठी हुई है तो सारी राशियां द्वैस्वभाव राशि होंगी। जैसे यहां पर हमने 2 लिखा तो यहाँ 5 आएगा, या 5 आएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सब स्थिर राशियां हैं। अब हमको क्या करना है कि ये स्थिति बने। यदि ये स्थिति बने, अब स्थिति के ऐसे भी बन सकती है, यहाँ 11 भी लिख सकते हो आप। यहाँ 11 लिखोगे तो यहाँ 2 लिखोगे, 11 लिखोगे तो यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ 5 लिखोगे, या 5 लिखोगे तो 8 लिखोगे। इसी तरीके से ये ऐसे ही चलेंगी। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो राशि है, लग्न को आप देख देख लीजिए। लग्न में यदि स्थिर राशि है तो सप्तम में भी स्थिर राशि होगी। ये एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हुआ। अब बात आती है, 2 इसमें नियम और देखने हैं हमको। जैसे कि सप्तम भाव का अधिपति, यदि इस केंद्र में ही सप्तम भाव का अधिपति बैठ जाए, केंद्र में ही सप्तम भाव का अधिपति बैठ जाए, तो सपोज कीजिए यहां पर जो लग्न है, वृषभ लग्न की कुंडली हम बना लेते हैं, तो यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 8 और यहाँ 11। अगर हमने ये बनाई तो मंगल कौन हो गए, सप्तमेश हो गए। अगर मंगल यहां बैठ जाए, या मंगल यहां बैठ जाए, या मंगल यहां बैठ जाए, या मंगल यहां बैठ जाए, इनमें बैठे, और साथ ही साथ कारक, सप्तम का कारक शुक्र भी इन भाव में से किसी भाव में बैठ जाए, स्थिर राशियां हो गई, ऐसे बैठ जाए। आवश्यक नहीं है मंगल के साथ ही बैठे, अकेला भी बैठ सकता है, साथ भी बैठ सकता है। ये चारों स्थितियां जब आप समझ चुके हो, ये सूत्र 3 की हम चर्चा कर रहे हैं, ये स्थिति बने तो विवाह में निश्चित रूप से देरी देखने को मिलेगी। बहुत बाधाएं इसमें आती हैं। और अगर एक दूसरा सूत्र इसी के अंदर कि ये हो गया, और चंद्र कहाँ हो, इसके साथ साथ में चंद्रमा कहाँ हो, वह चर राशि में हो। यहां ये ग्रह स्थिर राशि में हो गए, चंद्रमा चर राशि में। अब जैसे ये यहां पर तो चर राशि 1 2 3 4, ये 4 5 6 7 8 9 10, ये चर राशियां हैं। यहां चंद्रमा यहां बैठ जाए, ऐसी स्थिति में चंद्रमा यहां बैठ जाए, चंद्रमा छठे में बैठ जाए इसमें, या फिर चंद्रमा यहाँ नवम में बैठ जाए, ये स्थिति यदि बनती है तो विवाह निश्चित रूप से देरी से होता। नोट करते चलिए। अब हम बात करेंगे सूत्र 4। चौथा सूत्र है कि जन्म कुंडली में शनि सूर्य से युत हो जाए कहीं पर भी, और कहां बैठे, युत होकर लग्न में बैठे, या ये कहें कि शनि और सूर्य ये दोनों लग्न में बैठ जाएं, इस भाव में बैठ जाएं, तो निश्चित रूप से विवाह में बाधाएं खड़ी होती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, विवाह में बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। एक सूत्र है, 5वां सूत्र, शनि और चंद्रमा जो कि विष दोष बनाते हैं, ये संयुक्त रूप से सप्तम भाव में बैठ जाए। कहां बैठे, शनि और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ जाए, या फिर नवमांश के लग्न से सप्तमस्त, या हम मान के चलिए नवमांश कुंडली होगी तो नवमांश का जो लग्न है वहां से सप्तम में बैठे। नवमांश में देख लीजिए, अगर नवमांश में बैठे हैं सप्तम में, या फिर लग्न में बैठे हैं सप्तम में, दोनों ही स्थितियों में से अगर एक भी स्थिति है तो निश्चित रूप से विवाह में देरी होगी, देखने को मिलेगी, पर्याप्त विलंब देखने को मिलेगा। छठे सूत्र पर आते हैं। जो छठा सूत्र है हमारा, शुक्र और चंद्रमा ये आपस में शत्रु हैं। अगर ये सप्तम भाव में बैठे, शुक्र और चंद्रमा ये सप्तम भाव में बैठे, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। यदि शुक्र और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे तो ये एक
चिंतनीय विषय, चिंता का विषय है, ये होने नहीं चाहिए। ये उस जातक के लिए, उसकी पत्नी के लिए शुभ नहीं होते। यदि शनि और मंगल इनसे सप्तम में बैठ जाएं, ये यहां पर बैठे हैं और मंगल और शनि, या ये कह सकते हैं कि लग्न में मंगल और शनि बैठ जाए, यह स्थिति बन जाए, सप्तम में बैठ जाए, तो निश्चित रूप से विवाह में विलंब होता है। और यदि यह योग बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, बृहस्पति इनको देखें, और बृहस्पति कब देखेंगे? यदि यदि गुरु एकादश में होंगे तब देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवीं दृष्टि से देखेंगे। या फिर 1 2 3 4 5 यहां गुरु बैठे हों तीसरे भाव में, तब भी ये देखेंगे। 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से देखेंगे। या फिर गुरु लग्न में ही बैठे हों तब ये देखेंगे। तो यदि यह स्थिति बन जाए तो निश्चित रूप से विवाह में पर्याप्त देरी की संभावना बन जाती है। अब अगले सूत्र यानी कि 7 नंबर पर हम बढ़ेंगे। सूत्र 7 कहता है कि सप्तम भाव में यदि कोई वक्री ग्रह होकर बैठ जाए, कोई भी ग्रह, सप्तम भाव है उसमें कोई भी ग्रह वक्री होकर बैठ जाए, हम कहें कि यहां पर बुध बैठ गया, वक्री होकर बैठ गया, मंगल बैठ जाए, कोई भी ग्रह वक्री होकर बैठ जाए, और या फिर सप्तमेश स्वयं वक्री हो, या फिर वक्री ग्रह या ग्रहों की सप्तम भाव या सप्तमेश अथवा शुक्र पर दृष्टि हो, या शुक्र खुद वक्री हो जाए, शुक्र खुद वक्री हो जाए, स्वयं वक्री हो जाए, वक्री होकर जन्म कुंडली में विराजित हो जाए। कहने का अर्थ है सप्तम भाव सप्तमेश, ध्यान से सुनिए, सप्तम भाव सप्तमेश, सप्तम का स्वामी सप्तमेश, सप्तम का कारक शुक्र, ये या तो स्वयं वक्री हो जाए, सप्तम भाव में बैठा ग्रह कोई वक्री हो जाए, सप्तम भाव का मालिक वक्री हो जाए, सप्तम भाव का कारक वक्री हो जाए, सप्तम भाव को वक्री ग्रह देखें। ये सभी स्थितियां किसी भी प्रकार से सप्तमेश सप्तम ये वक्री प्रभाव में आए तो यह निश्चित रूप से यदि ये सभी दशाएं हैं तो इनमें निश्चित रूप से जो गृहस्थ जीवन में उसमें अनेक तरह की परेशानियां देखने को मिलेंगी। और यदि सप्तमेश वक्री है और मंगल 8वें में है तो भी यही फल निकलता है। मानकर चलिए अगर सप्तमेश कौन है, यहां सप्तमेश जो है वह वक्री है और यहां मंगल बैठे हो, मतलब मांगलिक, तब भी यही फल निकलेगा। विवाह में देरी और विवाह के बाद भी संघर्ष, विवाह में समस्याएं, तनाव, यह स्थिति देखने को मिलती है। बढ़ेंगे अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र है कि यदि जो शनि है, शनि लग्न भाव में हो और चंद्रमा सप्तम में हो, शनि यहां विराजित हो जाए, चंद्रमा यहां विराजित हो जाए, तो वैवाहिक कार्य में पर्याप्त विलंब देखने को मिलेगा। शनि और चंद्रमा की दृष्टि युति भी हो जाए तब भी यह स्थिति रहेगी। जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा की युति बनी हो या वह एक साथ सप्तम में बैठे तो भी विवाह में विलंब का कारण होता है, या साथ में बैठ जाए कहीं पर भी सप्तम में बैठे तो विवाह का विलंब होता है। ये स्थितियां आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं शनि और चंद्रमा। शनि और चंद्रमा यदि नववांश कुंडली में, अब हम मान के चलिए D9 चार्ट है आपके सामने, ये D9 चार्ट है, और D9 चार्ट में आप देखें तो शनि और चंद्रमा यदि नववांश कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हों, शनि बैठे हों, चंद्रमा बैठे हों, नववांश कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हों, तो भी यह ग्रह स्थिति वैवाहिक विलंब का कारण बनती है। यहां तक हम समझ चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे अगले सूत्र की। जन्म कुंडली का दूसरा भाव जो कुटुंब भाव है, जन्म कुंडली का दूसरा भाव जो कुटुंब भाव है,
यदि इसमें कोई ग्रह वक्री होकर बैठ जाए, यहां पर भी कोई ग्रह वक्री होकर बैठ जाए, या फिर स्वयं द्वितीय भाव के अधिपति वक्री होकर बैठ जाए, या किसी वक्री ग्रह की द्वितीय भाव या द्वितीय पर दृष्टि हो तो वैवाहिक कार्य में विलंब होता है। जैसे मैंने सप्तम का बताया, उसी तरीके से आप दूसरे पर ध्यान दीजिए। दूसरे भाव का अधिपति वक्री होकर दूसरे भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव पर वक्री ग्रहों की दृष्टि हो जाए, या दूसरे भाव के अधिपति पर वक्री ग्रहों की दृष्टि हो जाए, ये सभी स्थितियां विवाह में विलंब करती हैं। सप्तम को देखा, सप्तम स्त्री का भाव, पत्नी का भाव, और ये कुटुंब का भाव, दूसरा भाव कुटुंब का भाव। तो कुटुंब भी तभी बनेगा जब विवाह होगा। तो यहां पर यदि यहां पर वक्री ग्रह बैठ जाए तो कुटुंब में देरी, विवाह में देरी। आगे हम बढ़ेंगे अगले सूत्र की तरफ कि लग्न से, जो लग्न भाव है, ये लग्न भाव है, इस लग्न भाव से द्वादश स्थान में, द्वादश स्थान ये यहां पर, क्योंकि ये सैया सुख यहीं से देखा जाता है, तो शनि हो और दूसरे भाव में सूर्य हो। एक कुटुंब भाव में सूर्य हो गए, यहां सैया सुख में शनि हो गए, और लग्नेश कमजोर हो जाएं। इस लग्न के कमजोर कैसे होंगे? अंश बल कम हो, 6 8 12 में बैठे, पाप ग्रहों की दृष्टि में आ जाएं, इस प्रकार से पाप कर्तरी दोष में फंस जाएं, तो ये सभी जितनी स्थितियां बढ़ती जाएंगी उनको वीक करती चली जाएंगी, कमजोर करती चली जाएंगी। तो लग्नेश कमजोर हो और सूर्य यहां बैठे हो और शनि यहां हो, तो यह स्थिति जो होगी ये विवाह में निश्चित देरी करने वाली होती है। अगले सूत्र की बात करते हैं। अगला सूत्र है, शनि लग्न में हो या फिर पंचम में हो या दसम में हो। शनि या तो यहां बैठे हो, या शनि यहां बैठे हो, या शनि फिर यहां बैठे हो, तो भी ये विवाह में पर्याप्त विलंब करते हैं। देखिए कैसे, शनि यहां बैठेंगे तो 1 2 3, कहां देखेंगे? सप्तम। शनि यहां बैठेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सप्तम को देखेंगे। शनि यहां बैठेंगे तो सप्तम को देखेंगे। तीनों स्थिति में जब भी शनि सप्तम को देखेंगे तो निश्चित रूप से विवाह में देरी होगी। शनि की दृष्टि मंद लेकर आती है किसी भी भाव के फलों में। अब बात करते हैं शुक्र। शुक्र स्वयं ही विवाह और ग्रस्त सुख का कारक है। अब शुक्र की चंद्र या सूर्य से सप्तम भाव में युति हो, समसप्तक हो चंद्रमा और सूर्य से शुक्र, तो विवाह में विलंब या अविवाहित योग का कारण बनती है। मान के चलिए शुक्र यहां बैठे हो, या चंद्रमा बैठे हो, या फिर सूर्य बैठे हो। शुक्र यहां बैठे हो, या चंद्रमा हो, या सूर्य हो, मतलब शुक्र से सप्तम भाव में सूर्य हो या फिर चंद्रमा हो, तो यह है विवाह में विलंब या अविवाहित योग का कारण बनती है। तो अधिकतर कर्क या सिंह राशि में बैठे हुए शुक्र को सूर्य चंद्र देख रहे हो, अगर कर्क राशि में या सिंह राशि में शुक्र बैठे हो, जैसे मानकर चलिए यहां 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर का अर्थ है कर्क राशि, वहां शुक्र बैठे हैं और चंद्रमा और शनि उन्हें देख रहे हैं, या 5 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा शनि देख रहे हैं। इन दोनों स्थितियों में अगर ऐसी स्थिति बने तो वैवाहिक कार्य में देरी के साथ साथ गृहस्थ जीवन में भी तनाव और कलह की स्थिति बन जाती है। यदि कर्क अथवा सिंह में जो शुक्र हैं बैठे हो और सूर्य अथवा चंद्रमा उनको देख रहे हो, सप्तम भाव की जो सीधी दृष्टि है उससे। बात करेंगे अगले सूत्र की। यहां ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, आप कुंडली पर इनको अप्लाई भी कर सकते हो, बाकी हम इसके बाद में कुंडली का भी विश्लेषण करने वाले हैं। अब बात करते हैं किसी जातिका की। यदि किसी युवती की जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति, यानी कि ये सप्तमेश
या शुक्र बृहस्पति या शनि से सप्तमस्त बैठ जाए। फिर से सुनिए, यदि युवती की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव के अधिपति या फिर शुक्र, सप्तम भाव के अधिपति, मैं एक कुंडली बना लेता हूं यहां पर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1, ये वृषभ लग्न की कुंडली बना ली। अब देखिए यहां पर जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति कौन हो गए? मंगल हो गए। मंगल, या तो मंगल या फिर शुक्र, मंगल या शुक्र, मंगल हो, गुरु यहां बैठे हो, या फिर शनि बैठे हो मंगल के सामने जो सप्तमेश है, या फिर दूसरी स्थिति जो शुक्र है, जैसे मंगल की जगह पर कौन बैठे हो? शुक्र बैठे हो। हाँ देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मंगल है, मंगल की जगह पर कौन बैठे हो? मंगल है यहाँ पर, मंगल के सामने गुरु हो या फिर शनि हो, या फिर मंगल अगर नहीं है तो शुक्र के सामने गुरु अथवा शनि हो, या ऐसे हो कि मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं और यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं और यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, या यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, कोई भी ये स्थिति बनती है। कुल मिलाकर मंगल, यानी कि मंगल नहीं, सप्तमेश अथवा शुक्र के सामने यदि गुरु, बृहस्पति और शनि में से कोई भी बैठे, कोई भी उन्हें देखे या फिर उनके साथ में युति बना ले, साथ में बैठ जाए, तो भी वैवाहिक कार्य में पर्याप्त विलंब देखने को मिलता है। शनि और बृहस्पति दोनों ही मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और शनि से युति या सप्तमस्त होने की स्थिति में विवाह विलंब निश्चित रूप से होता है। अब हमारा 15वां सूत्र जो अंतिम सूत्र है आज का, इसके बाद में कुंडली विश्लेषण करेंगे। देखिए, यदि जन्म कुंडली में मंगल और शनि ये शुक्र और चंद्रमा से सप्तम भाव में बैठे हों, कहीं पर भी बैठाइए आप, मंगल शनि जन्म कुंडली में, मंगल शनि कहां किससे? शुक्र चंद्रमा से सप्तम भाव में बैठ जाएं, तो विवाह में विलंब अपेक्षित है। शनि और मंगल तुला लग्न वालों के लिए, जिनकी तुला लग्न हो, यहां 7 नंबर की लग्न हो, 7 नंबर की लग्न, देखिए यहां 7 तुला लग्न है, तुला लग्न है, उनके लिए दूसरे भाव में देखें, यहां शनि दूसरे भाव में बैठ जाए तुला लग्न में, और मंगल यहां बैठ जाए तुला लग्न में, तो विवाह में तब भी विलंब हो देखने को मिलता है, यहां तक कि अविवाहित तक रहने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो ये हमने देखा वैवाहिक विलंब के कौन कौन से सूत्र हैं। अब आपको जहां तक ये सूत्र समझ में आ गए होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको सभी सूत्र समझ में आ चुके हैं अथवा नहीं। अब विश्लेषण करते हैं हम इसके आधार पर एक जन्म पत्रिका का। इस जन्म पत्रिका में अगर हम देखें तो ये जो जन्म पत्रिका है, इसमें 20 अगस्त 1978 का समय दिया हुआ है। 20 अगस्त 1978 दिन रविवार का, और जो समय दिया हुआ है, जो इसका समय दिया हुआ है, इस जन्म पत्रिका में समय दिया हुआ है 6:26 का, और जन्म स्थान है दिल्ली का। तीनों बात हमें दे रखी हैं, और इसके आधार पर हमें जो स्पष्ट होता है, ये ग्रह स्थिति स्पष्ट हो जाती है। एक बार आप ग्रह स्थिति को देख लीजिए, लग्न कौन सी पर निकलती है? सिंह लग्न निकलती है, यहाँ पर मघा नक्षत्र है, तीसरा चरण है, सूर्य सिंह राशि में है, मघा नक्षत्र में ही, चंद्रमा कुंभ राशि में है, मंगल कन्या राशि में है,
और बुध वक्री अवस्था में है, ये ध्यान दीजिए। गुरु कर्क राशि में है तो उच्च के गुरु हो जाते हैं, शुक्र कन्या राशि में है तो नीच के शुक्र हो जाते हैं, शनि सिंह राशि में है और और राहु और केतु ये कन्या और मीन राशि में है। क्या आपने देख लिया? अब नीच भंग होगा नहीं होगा वो विषय अलग है, वो देखेंगे, सूत्र लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं विवाहिक। तो हमारा फोकस कहाँ रहेगा? हमारा फोकस रहेगा विवाहिक के संबंध में जानना। तो यहां पर हमें बुध वक्री मिले हैं। अब देखते हैं कि इसकी लग्न चार्ट हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए यहां पर लग्न चार्ट और नवमांश हमें दोनों मिल चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे। आप भी प्रयास कीजिए इनके विवाह के संबंध में प्रेडिक्ट करने का। यहां पर जन्म के समय विष्णुत्तरी दशा में गुरु का जो समय 1988 तक का दिख रहा है, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर कि जो शुक्र नवमांश में देखें, शुक्र और शनि की युति है। कहां पर? लग्न में। यहां देखें तो सूर्य शनि और बुध की युति है, बुध वक्री हैं। देखिए अभी एक सूत्र हमने पढ़ा था, देखिए यहां सूत्र, देखिए सूत्र पढ़ा था हमने कि एक तो सूर्य यहां बैठे हैं तो इस भाव को खराब करेंगे, चंद्रमा का इस भाव में होना, और यहां पर शनि जो है वह उनकी दृष्टि है सप्तम भाव पर, तो ये सप्तम भाव पर दृष्टि है तो विवाह में देरी कराने की स्थिति है। वक्री ग्रह की स्थिति है वो सप्तम भाव पर, तो यह भी सही स्थिति नहीं है। अब वहीं यहां देखिए, यहां शुक्र और शनि की युति हो गई है, वो भी दोनों सप्तम भाव को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब। और बुध को देखिए, बुध सूर्य के साथ में है, सूर्य यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, यहाँ स्वग्रही हैं, तो सूर्य की स्थिति स्वयं अच्छी है, लेकिन सप्तम के लिए अब हम देखेंगे क्या स्थिति। यहाँ देखिए ये सप्तम आपके अधिपति जो नवमांश में है ये उच्च स्थिति में है, यहाँ पर दूसरे भाव में, कुटुंब भाव में उच्च होकर बैठे हुए हैं कर्क में। राहु नवम भाव में है, राहु नवम भाव में, 1 2 3 4 5। राहु किसको देख रहे हैं? लग्न को देख रहे हैं, 6 7 8 9, और पंचम को देख रहे हैं। वहीं ये तीसरे भाव को भी देख रहे हैं। यहाँ स्थितियां हमें कुछ दिख रही हैं, और ये जन्म पत्रिका एक स्त्री की है, यानी कि एक जातिका की है। वैवाहिक कार्य इनके 31वें वर्ष में जाकर हुआ, जो इनका वैवाहिक कार्य है वो 31वें वर्ष में जाकर हुआ, मई 2009। डेट को नोट कर लीजिए आप, जैसे आप जहां तक निकाल चुके होंगे 2009 में। पूरा प्रयास और उपाय करने के बाद ही संपन्न हुआ। अब देरी तो आपने देख ली, एक झटके में आपने देख ली कि हाँ देरी तो है, क्योंकि शनि सप्तम को देख रहे हैं, वक्री ग्रह सप्तम को देख रहा है, तो देरी तो है, और उपाय करने के बाद ही सफलता मिलेगी। इसलिए इनका 30+ हो गया, तब इनका जाकर विवाह हुआ। इस जातिका का जो विवाह है एक विजातीय युवक के साथ प्रेम संबंध बनने के उपरांत प्रेम विवाह के रूप में संपन्न। इसके रूप में? प्रेम विवाह के। फिर भी विवाह के पश्चात उनके परस्पर प्रेम की मिठास शीघ्र ही घुलने लगी, और विवाह के थोड़े समय बाद ही जातिका का अपने पूर्व प्रेमी और जो पति है उसके साथ कलह रहने लगा। अंततः जातिका अपने पति का घर छोड़कर वापस चली आई, और जातिका को अपने पति से अलग रहकर जातिका ने फरवरी 2010 में, देखिए यहाँ पर एक बार आपको विष्णुत्तरी दिखा दूं तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। विष्णुत्तरी में आप देख पा रहे होगे 7 बुध, वक्री ग्रह की दशा चल रही है, ये देखिए वक्री ग्रह की दशा चल रही है, वक्री ग्रह में ही विवाह हुआ है, तो वक्री ग्रह की ही दशा चल रही है, बुध की बुध में चल रही है जब विवाह हुआ। और उसके बाद में केतु की 2010 में केतु, तो यहां पर केतु कहां बैठे हुए हैं अब आप देख लीजिए, इस चार्ट को देखिए आप ध्यान से, आपको स्पष्ट होती चली जाएगी सारी स्थितियां। वापस से आते हैं,
ठीक है। तो ये 2010 में इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। 2010 में किसको दिया? एक पुत्र को जन्म दिया और वर्तमान में जातिका अपने पति से तलाक लेने का प्रयास कर रही है। देखिए, जातिका के जीवन में इस अवधि के दौरान कई घटनाएं घटित हुई और इस अवधि में अगर हम देखें तो जातिका के पिता का भी निधन हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, राहु को देखिए कहाँ बैठे हैं राहु? यहाँ बैठे हैं। यहाँ तीसरे भाव को। ठीक है, ये स्थिति बनी। जातिका का पति अपने ससुर की मृत्यु पर भी अफसोस व्यक्त करने नहीं आया और न ही उसने अपने पुत्र जन्म के समय ही उसे देखने के लिए आया। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जातिका की जन्म कुंडली में जो लग्न है वह कौन सी है? सिंह लग्न। ध्यान से देखते चलिए, हम एक एक पॉइंट को आपको समझाते चलेंगे। सिंह लग्न है और लग्न भाव में उसका ग्रह का स्वामी सूर्य है जो बैठा हुआ है। नवमास कुंडली में देखें, नवमास कुंडली में देखें तो जो लग्नेश है सूर्य, वो कहाँ है? वह उच्च राशि में चले गए हैं नवमास कुंडली में। ठीक है, यहाँ के लग्नेश स्वग्रही भी हैं और उच्च राशि में भी चले गए, नवमास में अपने उच्चस्थ हो गए। तो जातिका की जन्म कुंडली में देखें तो सूर्य अत्यंत बलवान है और सूर्य ने ही जातिका को आत्मतुष्टि और आत्मसम्मान का गुण दे दिया है। सूर्य कौन है? राजा है। अब राजा किसी के आगे कहाँ झुकेगा? आत्मा अहम, आत्मसंतुष्टि, आत्मतुष्टि, कभी भी अपना सम्मान सर्वोपरि, यह स्थितियां उस जातक के अंदर पैदा करती हैं, बलवती करती हैं, तो वो झुकने वाली स्थिति नहीं बनती। और जन्म कुंडली के लग्न भाव में ही सप्तम भाव के अधिपति कौन है? शनि। सप्तम भाव के अधिपति कौन बनते हैं यहाँ पर? शनि। तो सप्तम में से और छठे भाव के भी अधिपति हैं यही। देखिए ध्यान से, छठे भाव के अधिपति भी शनि और सप्तम भाव के अधिपति भी शनि। कहाँ बैठे हैं? अपने शत्रु के घर में। शत्रु कौन? सूर्य, यानी कि सिंह राशि में। और द्वितीयेश जो है, सेकंड हाउस के लॉर्ड कौन हो गए? यहाँ पर बुध हो गए, बुध के साथ हो गए, युति बनाकर है यहाँ पर। और इस प्रकार इस जन्म कुंडली में लग्न भाव और लग्नेश दोनों ही पर्याप्त बली और शुभ प्रभाव में। इस कारण जातिका का जो व्यक्तित्व है वह प्रभावपूर्ण और दबंगी जैसा बन गया। जातिका परिवार में भी अपनी मनमर्जी करने वाली और दूसरों की, जो दूसरे हैं उनको भी अपनी बात के आगे झुकाने वाली, ऐसी प्रवृत्ति उसके अंदर पैदा हो गई। बात करेंगे दूसरे स्थान, जन्म कुंडली का दूसरा स्थान यानी कि कुटुंब स्थान। यहां आपने लग्न भाव को तो देख लिया, अब दूसरे भाव को देखिए, कुटुंब भाव को देखिए। राहु, शुक्र और मंगल बुध के घर में, राहु, शुक्र और मंगल। यहां देखिए, द्वितीय भाव में राहु और मंगल की युति के साथ शुक्र भी कहां पर है? अपनी नीच राशि में। शुक्र भी नीच राशि में। और दूसरे स्थान को किसका भाव माना जाता है? वाणी का, रूप का, सौंदर्य का, विद्या का, कुटुंब का, ये माना जाता है। और इस भाव में अशुभ और क्रूर ग्रह बैठ गए तो इसकी वाणी कैसी कर देंगे? वो कर्कश कर देंगे, कुछ बोलेगी तो उल्टा पुल्टा बोलेगी और स्वभाव पर क्या होगा? ये गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब देखें तो जाति का दबंग है और अपशब्द बोलने वाली भी हो, जिद्दी स्वभाव की होगी और अपनी मन मर्जी चलाने वाली हो। यहां से हमें जातिका के स्वभाव के बारे में जानकारी मिल गई। आखिर दोष किसका होगा? ठीक है, यह स्थिति हो गई। अब देखिए, चंद्र कुंडली और बना लीजिए आप, चंद्रमा से आप चंद्र कुंडली बना लीजिए। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? यहाँ। तो जो सप्तम है उसको लग्न बनाओगे तो चंद्र कुंडली बन जाएगी। अब आप यहीं से इसको एक नंबर मानकर जब बिल्कुल रोटेट कर लीजिए, एक नंबर मान लीजिए इसको, तब आपको समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो इसे जब हम लग्न कर देंगे तो लग्न कौन सी बनी? तो ये कुंभ लग्न बनेगी। कुंभ लग्न के स्वामी शनि अपने से सप्तम में बैठ के अपनी लग्न को देख रहे हैं, तो चंद्र लग्न से भी लग्न बलवान हो गई। तो यहां से भी, ये स्थिति से भी हम देखें तो लग्न बहुत बलवान है। आमतौर पर देखने में आता है कि जब चंद्रमा और शनि या राहु का अशुभ प्रभाव लेकर कोई बैठे
तो व्यक्ति के मन में सदैव अनावश्यक भय, चिंता का भाव बना रहता है। ध्यान से सुनिए, जब चंद्रमा, शनि या राहु का अशुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति के मन में क्या होगा? चिंता रहेगी, भय रहेगा, तनाव रहेगा। चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है। और यह बात भी है कि ये जो जातिका पर बिल्कुल सत्य साबित हुई। जातिका के मन में कई बातों को लेकर सदैव अनावश्यक भय बना रहता था। यदि वैवाहिक कार्य और ग्रस्त जीवन के संबंध में जातिका की जन्म कुंडली को देखा जाए तो कुछ निष्कर्ष सामने आएंगे, उनको आप देखिए। वैवाहिक कार्य के लिए जन्म कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश, विवाह और ग्रस्त के कारक शुक्र, पति का कारक बृहस्पति, इनसे कई बातें निकलकर सामने आई हैं। समझ में आती है बात? हमने क्या कहा? सप्तम भाव, सप्तम भाव के अधिपति, सप्तम भाव के अधिपति, सप्तम गृहस्थ जीवन के जो सुख के कारक हैं शुक्र और पति के कारक बृहस्पति, 4 हो गए एक कन्या के लिए। तो यहां पर इनसे कुछ बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं, देखने को मिलती हैं। जातिका की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कौन सी राशि है? कुंभ राशि। और कुंभ राशि पर शनि की स्वग्रही दृष्टि है। तो सप्तम भाव में शत्रु ग्रही चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब देखिए, चंद्र शनि दृष्टि विवाह में देरी। जातिका का जो सप्तम भाव है प्रबल अशुभ प्रभाव में है और इस आधार पर निश्चित ही जातिका के लिए पर्याप्त विवाह विलंब की संभावना बन रही है। चंद्र कुंडली को देखें, चंद्र कुंडली के अनुसार भी कुंभ लग्न से सप्तम भाव जो सिंह राशि, और जो सिंह राशि ये हो गई, ठीक है। यहां पर सप्तम भाव में स्वग्रही सूर्य विराजमान है और चंद्र लग्न की ग्रह स्थिति से भी वैवाहिक विलंब के बाद ही विवाह की प्रबल संभावना है, क्योंकि शनि यहां बैठे हैं, चंद्रमा यहां बैठे हैं, फिर भी दृष्टि एक दूसरे की हो रही है। और यहां पर जो सूर्य हैं वो सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं चंद्र कुंडली के आधार पर, और वक्री ग्रह साथ में एक वक्री ग्रह भी बैठा हुआ है। जन्म कुंडली में सप्तमेश का अस्तगत या शत्रु राशिगत होकर बैठना वैवाहिक विलंब या वैवाहिक सुख में न्यूनता का कारण बनता है। निर्बल और पापग्रस्त सप्तमेश ग्रस्त जीवन में नाना प्रकार की बाधाएं खड़ी करता है। जातिका की जन्म कुंडली में शुक्र का अशुभ बनकर, शुक्र का अशुभ क्यों? शुक्र अस्त अवस्था में चले गए, अस्त होकर कहां गए? राहु केतु के अशुभ प्रभाव में आ गए हैं शुक्र। ये देखिए, यहां पर अस्त भी हो गए सूर्य के प्रभाव से, और राहु और केतु के किसमें आ चुके हैं? अशुभ प्रभाव में ये आ चुके हैं। तो ये भी जातिका के जो वैवाहिक जीवन है उसको छिन्न भिन्न कर सकते हैं, उसको कर रहे हैं। सप्तमेश का त्रिक भाव का स्वामित्व लेकर लग्न भाव में बैठना भी वैवाहिक सुखों को आक्रांत करता है। सप्तमेश है वो छठे भाव के अधिपति भी तो है त्रिक भाव के, तो यहां पर भी यह अशुभ स्थिति है। और शनि की चंद्रमा पर अगर दृष्टि, ये मैं बता चुका हूं, शनि की चंद्रमा पर अशुभ दृष्टि रखना और सूर्य के साथ युति बनाकर बैठना भी बार बार वैवाहिक संबंधों को तोड़ने का कारण बनता है। यह ग्रह स्थित वैवाहिक संबंधों में अनावश्यक रुकावटें खड़ी करते हैं और इसके कारण व्यक्ति के माता पिता को वर वधु के लिए उपयुक्त जीवन साथी चुनने में निरंतर परेशानी आती। इस सूत्र को ध्यान से समझते चलिए। फिर बात करते हैं सेकंड हाउस के लॉर्ड जो वक्री हैं, वो लग्न भाव में बैठे हुए हैं, तो भी विवाह के विलंब का ये कारण बनता है। सप्तम भाव में द्वादश भाव के अधिपति, जो कि ये द्वादश भाव कौन सा हो गया? त्रिक भाव हो गया। सप्तम से भी देखें तो छठा भाव है, छठे भाव का अधिपति यहाँ बैठ जाए, या लग्न से भी बैठे तब भी त्रिक भाव है। तो यहाँ बैठ गई चंद्रमा, चंद्रमा बैठ गए, तो चंद्रमा बैठ गए तो यह स्थिति भी क्या हो गई? खराब हो गई। तो यह भी वैवाहिक सुखों में बाधाएं खड़ी करने का कारण है। जातका की जन्म कुंडली में एक तरफ वैवाहिक सुख के संकेत तो हैं, वहीं दूसरी तरफ वैवाहिक विलंब के साथ साथ वैवाहिक सुखों में अवरोध खड़े करने वाले भी कारण यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ऐसी ग्रह युतियों में वर हो अथवा वधु हो, उनके लिए उपयुक्त जीवन साथी के लिए ग्रस्त सुख के लिए लंबे समय तक दर दर भटकना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कलक
पुत्र कारक शुक्र के साथ राहु मंगल की जो युति है, यह क्या संकेत देती है? तो ये संकेत देती है कि जो जातिका है उसके प्रेम संबंध बनते टूटते रहेंगे। जातिका के प्रेम संबंध सदैव उद्देश्यहीन, मिथ्या, आत्मिक प्रेम प्रसंग तक ही सीमित बने रहेंगे और जातिका के अनेक पुरुषों के साथ में प्रेम संबंध बने, उसने प्रेम विवाह ही किया, आगे भी ऐसे संबंध बनने की पूर्ण संभावना कुंडली में दिखी। शुक्र, राहु, मंगल, ये और पंचमेश की युति में बैठकर निरंतर, जो पंचमेश हैं कौन होते हैं? गुरु बृहस्पति। इनकी युति में बैठकर निरंतर क्या होता है? निरंतर वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध और प्रेम वैवाहिक की संभावना बनती रहती है। शुक्र और सप्तमेश दोनों का द्विस्वभाव राशि में स्थित होना। शुक्र और सप्तमेश, शुक्र भी द्विस्वभाव राशि में है और सप्तमेश भी द्विस्वभाव राशि में, ठीक है, द्विस्वभाव राशि में होना सप्तमेश का। और जो शुक्र है वह भी द्विस्वभाव राशि में है। नवम, नवमेश और लग्नेश जो है ये पाप पीड़ित है। देखिए यहां पर नवम और नवमेश ये भी पाप पीड़ित है, नवम भाव भी और नवमेश भी पाप पीड़ित यहां पर हो जाते हैं। ये स्थिति यहां पर बन रही है, ठीक है। तो ये स्थितियां जो बन रही हैं ये कहीं ना कहीं पाप पीड़ित कर रही हैं। इससे होने से नववांश में अगर हम देख रहे हैं, इसमें नववांश लग्नेश जो है वो बकरी बनकर बैठे हुए हैं। नववांश का जो लग्नेश है वो बकरी हो गया, यहाँ पर बुध है। ये योग भी विवाह में विलंब के साथ साथ दाम्पत्य सुख में कमी, कटुता बनी रहने के संकेत दे रहे हैं। जातिका को बुध की महादशा जब चली 2007 से शुरू हुई और मार्च 2024 तक रही, अब तक रहेगी 2024 तक, मार्च तक, इसी माह तक। बुध दशा अंतर में अगर देखें तो बुध की अंतरदशा के दौरान, तो बुध में बुध की अंतरदशा हुई तो जातिका का प्रेम विवाह संपन्न हुआ और इसी अंतरदशा के में ये पति से अलग होने के लिए भी तड़पने लगी। बुध अंतर्गत मार्च 2009 से जून 2010 तक केतु की अंतरदशा रही। यहां हमने कुंडली का विश्लेषण कर लिया, अब हम एक बार चार्ट देख लेते हैं जो स्पष्ट हो जाए। यहाँ आप देखते चलिए बुध की, तो यहां पर उसी अंतरदशा दशांतरदशा में अपने पति से अलग होने के लिए तड़पने लगी और बुध अंतर्गत मार्च 2009 से जून 2010 तक केतु की अंतरदशा रही है। बुध में केतु का अंतर। जातिका की जन्म कुंडली में अगर हम देखें तो महादशा पति जो है बुध लाभेश और धनेश होकर लग्न भाव से सप्तम भाव का दृष्टिपात कर रहा है। लग्न भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं। कौन बुध यहाँ पर? लाभेश भी है और धनेश भी। धन भाव के अधिपति यानी सेकंड हाउस के और 11th हाउस के लॉर्ड, दोनों ही स्थितियां यहाँ पर इनकी बन रही हैं। दोनों ही स्थितियां बन रही हैं बुध की। देखिए यहां पर हम देखें तो लग्न, चंद्र लग्न से देखिए, चंद्र लग्न से यहां पर देखेंगे तो ये कौन से भाव के अधिपति हो जाते हैं? यहां पर चंद्र लग्न से हम देखें तो 1 2 3 4 5 पंचम भाव, और यहां से देखें तो 1 2 3, तो ये एक तो एकादश भाव के हो गए, ठीक है, और एक यहां पर ये एकादश यानी कि लाभ भाव, और यहां पर ये किसके हो जाते हैं? ये हो जाते हैं धन भाव के। तो दोनों भाव के बुध अधिपतियों ये वक्री हैं, तो लाभ भाव के अधिपति और सेकंड हाउस कुटुंब भाव के अधिपति वक्री अवस्था में आ चुके हैं। तो जब भी यह स्थिति है तो यहां पर नवमास में अगर देखें, चंद्र लग्न से भी देखें तो दशापति और अंतरदशा स्वामी बुध पंचमेश के रूप में सौभाग्य कारक बनकर सप्तम भाव में स्थित है। नवांश कुंडली में भी बुध लग्नेश है, अतः बुध महादशा जातिका के ऊपर निश्चित ही गहरा प्रभाव डालने में सक्षम हुई। बुध महादशा के अंतर में बुध अंतरदशा के दौरान जातिका के पुनः विवाह संपन्न होने की प्रबल संभावना बनी हुई थी और इस अवधि में गोचर वश जब सप्तम भाव के अधिपति शनि वक्री होकर जन्म लग्नेश
सप्तम भाव और सप्तमेश को प्रभावित करने की स्थिति में रहेंगे। बृहस्पति भी कुंभ में गोचर भ्रमण के समय जन्म लग्न, लग्नेश, सप्तम और सप्तमेश को प्रभावित करेंगे, वैवाहिक आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं और इस अवधि में जातिका की विवाह की प्रबल संभावना बनी हुई। फिर भी विवाह के बाद जातिका को गृहस्थ और वैवाहिक जीवन संबंधी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, अतः जातिका को वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाओं और परेशानियों की निवृत्ति के लिए समय रहते कुछ उपाय संपन्न करने चाहिए जिससे जातिका को कुछ लाभ हो सके। यहाँ हमने ये कुंडली का विश्लेषण किया और यहाँ पर आप एक बार ये अष्टक वर्ग चार्ट को भी देख लीजिए। यहाँ 11 नंबर जो लिखा हुआ है, 11 नंबर जो सप्तम भाव की राशि है, यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिले हुए हैं? यहाँ पर मात्र 22 पॉइंट मिले हुए हैं। देखिए आप देखिए सबसे कम पॉइंट अगर मिले हुए हैं तो इसी भाव को मिले हुए हैं या फिर ये लग्न भाव को मिले हुए हैं। योग में देखें तो यह स्थिति है इस भाव की। तो कम पॉइंट थे, इस वजह से यहाँ पर ये समस्याएं देखने को मिली। उपाय की चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए ऐसी स्थिति जब बनती है तो यहाँ पर जब मंगल दूसरे स्थान पर होते हैं तो ये मांगलिक दोष भी होता है, कुटुंब के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो घट विवाह करने का ऐसी जातिका को सुझाव दिया जाता है। घट विवाह की जगह शालिग्राम विवाह, पीपल का विवाह या फिर विष्णु प्रतिमा के साथ वैवाहिक कार्य संपन्न किया जा सकता है और इस प्रकार वैवाहिक कार्य से जन्म कुंडली की वैवाहिक संबंधी अशुभता का निदान काफी हद तक संभव हो जाएगा। दूसरा उपाय क्या हो सकता है कि बृहस्पति की शुभता के लिए जातिका को एक और उपाय है। वो क्या है कि प्रति शनिवार के दिन एक लोहे के पात्र में जल भर और उसमें चीनी डालकर उसे पीपल वृक्ष की जड़ पर चढ़ाएं, उसके सामने सरसों के तेल का एक दिया जलाकर रखें तो इससे भी होगा। ये शनि का उपाय है, सप्तमे से। इसलिए आगे एक उपाय है कि पीपल वृक्ष के नीचे या अपने घर पर शनि देव का ध्यान करते हुए 36 बार शनि का जो मंत्र है उसका जाप करें तो भी धूप दीप या तेल दिखाएं, उसे दिया जलाएं और एक पात्र में मंत्र जाप के समय आपके जो सामने धूप और तेल का दिया जला धूप बत्ती जलाएं, तेल का दिया जलाएं और एक पात्र में जल भरकर सामने रख लें। मंत्र कोणस्थ है पिंगलो प्रभु कृष्णो रोदंदन को यम है, सौरी है शनीश्वरो मंद है पिपलाश्रम संस्थित है, एतानी शनि नमानि यपेदश्च सनिधो शनिश्चकृत पीड़ा न कदापि भविष्यति। इस मंत्र का आप जाप करें तो आपको लाभ होगा। यानी कि ऐसी पत्रिका यदि किसी की है, इन ग्रहों से पीड़ित है, ऐसी स्थिति बनती है तो वह यह उपाय करें। आज हमने आप प्रयास किया कि वैवाहिक विलंब क्यों होता है, ऐसे 15 सूत्र दिए और साथ ही साथ जन्म पत्रिका का विश्लेषण किया जिससे आसानी से आप यह समझ पाए कि किस प्रकार से यह होता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको यह विषय समझ में आया होगा, गंभीरता से आपने इसको समझा होगा। तो आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि ज्योतिषीय ज्ञान सभी तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।